हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो हमने क्या क्या देख लिया है। हमारा जैव विविधता हो गया है। अब हमने देखा था जैव विविधता कहाँ पर अत्यधिक पाई जाती है। तो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हम देख रहे थे। उसमें हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़ लिया था, प्रवाल भित्तियों को देख लिया था, ठीक है, और वेटलैंड्स को देख लिया था। वेटलैंड्स में जितने भी हमने रामसर समझौता को देखा था और जितनी भी इंडिया में रामसर समझौते की साइट से हमने उनको देखा था, ठीक है। इतना कंप्लीट हमने कर लिया था। आगे का जो हमारा है वो क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 वर्तमान में जो चल रहा है वो आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 चल रहा है। इसमें दो अधिनियम है, 2010 और 2017 का, ठीक है। देख लेते हैं मेन फैक्ट्स क्या हैं, इसके अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो आप उसे बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी अधिसूचना जो है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम जो 2010 था उसकी अधिसूचना 2011 में जारी की गई, ठीक है। इसको जो है आर्द्र भूमियों को 5 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया था। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा आर्द्र भूमियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो हमारा क्या है 2010 का अधिनियम है, ठीक है। कौन कौन सी थी, तो जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं उनको पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय महत्व की, इसमें जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं उनको भी शामिल किया गया था, ठीक है। तीसरा उन यूनेस्को में शामिल, जो कि यूनेस्को में शामिल हैं उन सब आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया। समुद्र तल से 2500 मीटर से जो कम ऊंचाई पर स्थित आर्द्र भूमियां हैं उनको शामिल किया गया, और जो समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित आर्द्र भूमियां हैं उनको शामिल किया गया, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, 2011 में, और इसे कितने वर्गों में बांटा गया, तो मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले कि कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया था या कौन सा नहीं है, तो हो सकता है 4 ऑप्शन आपको दे और 5वां ना दे और पूछे कि कौन सा नहीं था, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। 2010 का हमें समझ में आ गया। फिर इन्होंने कुछ चीजें ऐड करके आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन 2017 में जो अधिनियम लाए उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, ये देखिए। ये जो है वो किसके द्वारा जारी की गई, तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है। दूसरा, इसमें विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया, मतलब इसमें राज्यों को ज्यादा छूट दे दी गई कि वो अपने हिसाब से निगरानी कर सकती हैं, ठीक है। ज्यादातर निर्णय राज्य के आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा लिए जाएंगे। इसमें यह नियम स्पष्ट कर दिया गया कि जो ज्यादातर निर्णय होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, जो राज्य की आर्द्र भूमि प्राधिकरण होगी उसके द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन इसमें निगरानी रखने का काम कौन करेगी, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि प्राधिकरण, ठीक है। निर्णय कौन लेगा, राज्य, और जो राष्ट्रीय होगी, जो केंद्रीय होगी, वो इसके पे क्या रखेगी, निगरानी रखेगी। तीसरा क्या यहाँ पे, चौथा क्या था कि यह किसी प्रकार के अतिक्रमण, उद्योग की स्थापना एवं विस्तार को मंजूरी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आर्द्र भूमियों का ह्रास होता है। वहाँ पर जो हमारी जनजातीय चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी चीज़ें जातियों की जो वहाँ पर विस्तार की संभावना है वो नष्ट हो जाती है। तो इस नियम के हिसाब से क्या कर दिया गया कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को, उद्योग की स्थापना एवं विस्तार को पूरी तरीके से मना कर दिया गया। 2010 में आपने क्या 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 किया था कि सिर्फ इसे 5 वर्गों में बांटा गया था। यहाँ पर विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया, राज्यों को ज्यादातर अधिकार दे दिए गए कि राज्य उनके बारे में ज्यादातर निर्णय ले सकती हैं, लेकिन उसमें जो निर्णय पे निगरानी रखी जाएगी वो केंद्र द्वारा रखी जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा रखी जाएगी। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को, उद्योग की स्थापना को एवं विस्तार को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। इतनी चीजें हो गई हमारी। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। सॉरी, मैंने इसे मिटा दिया था, यहाँ मैं लिख देती हूँ फिर से। समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित जो होंगी, ठीक है, और 2500 मीटर से जो अधिक ऊंचाई पर होंगी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। ठीक है, तो अब तो आप लोगों ने समझ लिया। इसमें 2 नियम दिए गए हैं, ठीक है। पहला है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 और 2017। दोनों की इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा, ऐसे ही फैक्ट के रूप में लिख लीजिए। अब हम एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड।
ठीक है। इस रिकॉर्ड में किसको रखा जाता है? तो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो आर्द्र भूमियां संकट में हैं, ठीक है, उनको किस रिकॉर्ड पे रखा जाता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे। क्या रखा जाता है कि जो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो आर्द्र भूमियां संकट में है या जिनका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संकट, पारिस्थितिकी तंत्र में जिनके संकट उत्पन्न हो गया है, उनको हम किस में रखते हैं? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे। इनमें दो चीज़ों को शामिल, दो हमारे रामसर साइट्स के दो चीज हैं जो साइट्स वो सम्मिलित है इसमें। पहला है केवला देवी, ठीक है, और लोकटक, यह मणिपुर में है और यह कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है, वहाँ पर हम किन चीज़ों को रखते हैं। तो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जिनमें पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है या जिन आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है, उन्हें हम किस में रखते हैं? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे। इंडिया में दो साइट्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आती है, केवला देवी राजस्थान और लोकटक मणिपुर। दो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसे कैंसिल करने का काम कौन करता है? सीओपी। सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, इसे बोलते हैं SCOP, ठीक है। ये जो अगर कोई भी स्थान जो कि इसमें शामिल हो गया है किसमें? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे, उसको हटाने का कार्य सिर्फ कौन कर सकता है? COP कर सकता है, बाकी कोई नहीं हटा सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। 2010 का संरक्षण अधिनियम, 2017 का संरक्षण अधिनियम और हमारा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ क्या क्या देखा कि कहाँ पर हमारा जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक बार आप फिर से याद कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पर वर्षा वन सर्वाधिक होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रवाल भित्तियाँ हो गई, तीसरा हमारी वेटलैंड्स हो गई, और वेटलैंड्स में हमने जितनी सारी चीज़ें देखी हैं वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि कहाँ पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ध्रुवों पर, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर क्या होगा? न्यूनतम होगा, ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये मैदान हो गया, ये पठारी क्षेत्र हो गया और ये हमारी चोटी हो गई। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? मैदान में, पठारों में या फिर चोटी में? तो आपको क्या लिखना है? मैदान पे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे मान लीजिए वर्षा हो रही है, ठीक है। वर्षा होती है तो जो ऊपरी पहाड़ की मिट्टियाँ होती हैं वो आके मैदानों में बिछा दी जाती हैं। इससे यहाँ पर क्या होती है, जो प्रजातियाँ होती हैं वो अच्छी तरीके से विकसित हो पाती हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो अच्छी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर मैदानों पे। तो अब हमने समझ लिया कहाँ पर कम पाई जाती है, कहाँ पर अधिक पाई जाती है और कहाँ पर अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब मेरे हिसाब से आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि जैव विविधता कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पर न्यूनतम पाई जाती है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे जैव विविधता के प्रकार के बारे में। जैव विविधता के
प्रकार के बारे में, ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार की है। आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिकी विविधता, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा हो गया जातीय विविधता, इसे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया समुदाय या पारिस्थितिकी, ठीक है। अब हम पहला देखेंगे, पहले को समझते हैं कि पहला क्या है और पहले से जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी जैव विविधता, या इसे ही बोला जाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जब एक ही जाति के लोगों के बीच में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम किस में रखते हैं? आनुवांशिकी में। ये आप लोग जानते हैं कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो गुणों का आवागमन होता है वो किनके द्वारा होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण कौन ले जाते हैं? जीन्स ले जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र या जीन्स के द्वारा वो जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखते होंगे हर मनुष्य, आप एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए मनुष्यों को। हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एकदम भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो जेनेटिक्स गुण होते हैं वो अलग होते हैं। इवन एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतानें होती हैं या एक ही परिवार में 2 संतानें जो उत्पन्न होती हैं वो भी एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न होती हैं। वो क्यों भिन्न होती हैं? क्योंकि उनमें आनुवांशिकी जो है वो विविधता पाई जाती है, ठीक है। हर किसी की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हर किसी के जो फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम भिन्न होते हैं। अभी देखिए वर्तमान समय में उससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें भिन्न होती हैं। उससे क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम और ये सारी चीज़ें भी भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई महामारी फैली तो ऐसा होता है कि कुछ स्पीसीज, कुछ जातियाँ जो है वो बच जाती हैं। जैसे मनुष्य में ही अभी आप देखिए कोरोना वायरस जो है इतना ज़्यादा चल रहा है, तो हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग है, इसलिए उस बीमारी से लड़ने की क्षमता भी अलग है, ठीक है। इसलिए एक इंसान की जो प्रजाति है उसके बचने की संभावना ज़्यादा है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि आनुवांशिक जैव विविधता होती क्या है। इसमें एक वर्ड होता है जीन पूल, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिए क्या होता है, एक जाति, ठीक है, या इसकी एक समष्टि में जो कुल आनुवांशिक विविधता होती है, कुल आनुवांशिकी विविधता होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। जीन पूल क्या है? एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिकी विविधता जो होती है, जितनी भी आनुवांशिकी विविधता होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इतना आपको समझ में आ गया। जीन पूल क्या होता है ये समझ में आ गया। एक चीज़ और आप ये लिख लीजिए कि जो पर्यावरणीय भिन्नता होती है, पर्यावरणीय भिन्नता के साथ जो हमारी आनुवांशिकी विविधता होती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, वो क्या होता है? वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आनुवांशिकी विविधता आपकी समझ में आ गई क्या होती है? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम दूसरा देखते हैं क्या है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा को बोलते हैं हम क्या? जातीय विविधता या जातीय बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता।
इसको लिखिए पहले, इसकी डेफिनेशन। एक समुदाय में जो प्रजाति की भिन्नता पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पाई जाती है उसे जातीय विविधता कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक आप कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं। तो ये एक पूरा समुदाय हो गया, ठीक है। अब इसमें जितनी भी प्रजातियां, एक किसी जाति की जितनी भी जातियां पाई जाती होंगी, मान लीजिए यहाँ पर कुत्ते की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, भालू की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पे गुलाब की 4-5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन प्रजातियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रजाति विविधता में रखते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को शामिल करते हैं। वहां पर हमने क्या किया था, जेनेटिक्स में हमने पूरी तरीके से जीन्स पे रिलेटेड देखा था। जाति भिन्नता में एक कोई ग्रुप है और उसमें जो प्राणियों की अलग अलग भिन्नता है, ठीक है, एक ही प्रजाति के जो प्राणियों में भिन्नता है उसे हम किस में रखते हैं, जाति विविधता में रखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम जब देखेंगे समुदाय या पारिस्थितिकी में, तो इसमें हम सिर्फ एक ग्रुप ले रहे हैं। पारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं, एक और ग्रुप ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए जो जीव, ये हो गया उष्णकटिबंधीय, ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हैं। अब जो उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाएंगे और जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, उन दोनों में भिन्नता होगी। अगर आप ऐसा सोचिए कि कोई जीव जो कि मरुस्थल में रह रहा है उसे आप यहाँ ला के रख दें, तो क्या वो यहाँ पे जिंदा रह पाएगा ज्यादा दिन के लिए? नहीं रह पाएगा। और या फिर यहाँ का कोई जीव उठा के आप यहाँ रख दें तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? वो भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जो दो समुदायों के बीच, ठीक है, दो समुदाय के वनस्पति एवं जंतुओं के बीच में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम किस में रखते हैं, समुदाय या पारिस्थितिकी जैव विविधता में। और जब एक ही समुदाय के जो प्राणी होते हैं और जो वनस्पतियां होती हैं उन पर जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम किस में रखते हैं, जाति विविधता में रखते हैं। दोनों चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई। जाति में हम सिर्फ एक समुदाय को रखते हैं और समुदाय या पारिस्थितिकी में हम दो समुदायों को देखते हैं, या दो पारितंत्र को लेते हैं, 2 इकोसिस्टम को हम वहां पे लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपकी समझ में आई कि जाति क्या होती है, अनुवांशिक। अब जाति में क्या होता है, जाति विविधता में यहाँ का खाद्य जाल जो है वो सर्वाधिक बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए यह सर्वाधिक स्थायी होती है। ठीक है, यह सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र का निर्माण करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। हमने तीनों प्रकार की जो जैव विविधता है वो देख ली। अनुवांशिकी विविधता में क्या होता है, जो हमारे जीन्स के कारण विविधता उत्पन्न होती है उसे हम किसमें रखते हैं, जाति विविधता में रखते हैं, अनुवांशिकी विविधता में रखते हैं। जब हम एक समुदाय के बीच में जो जातियों में भिन्नता पाई जाती है उसको देखते हैं तो हम किसमें रखते हैं, जाति विविधता में रखते हैं। और जब हम दो पारिस्थितिकी तंत्र या 2 समुदाय को लेते हैं और उनके प्राणियों या उनके वनस्पतियों के बीच में जो प्रजाति भिन्नता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, उनको देखते हैं तो हम उसे समुदाय या पारिस्थितिकी पारितंत्र जैव विविधता में रखते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा पारितंत्र होता है जाति विविधता का, ये सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र का जो है वो निर्माण करता है। तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जैव विविधता का मापन किस तरीके से किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे जैव विविधता का मापन। ठीक है, इसे जैव विविधता का मानचित्रीकरण भी कहा जाता है। आप लोग मेरे साथ साथ ही लिखते जाया करिए। लिखने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद होंगी। बाद में मैं आपको PDF दिलवा दूंगी, एक अरेंज नोट्स आपको मैं दिलवा दूंगी, ठीक है, लास्ट में, लेकिन वो सबसे लास्ट में मिलेगा आपको। तब तक आप लोग अपने रिवीजन के हिसाब से भी एक रफ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश 3 वैज्ञानिक थे, 3 लोग थे। ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक नहीं, सॉरी, पारिस्थितिकीविद थे, जिन्होंने जैव विविधता के मापन की विधि अपनाई थी। नाम क्या है उनका, पॉल
इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिए। पॉल विलियम्स, डिक्वेन, ठीक है, डिक्वेन राइट और किस हम्फ्रिग्स। इन लोगों ने क्या किया था कि एक वर्ल्ड मैप बनाया था। वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें इन्होंने जैव विविधता का मानचित्रीकरण किया था। ठीक है, जैव विविधता का मानचित्रीकरण किया था। तीन लोग थे, पॉल विलियम्स, डिक्वेन राइट और क्रिस हम्फ्रिग्स। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें इन्होंने जैव विविधता का मानचित्रीकरण किया था। मुख्यतः इसकी 3 विधियां हैं, अल्फा, बीटा और गामा। उनको हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो आपको क्लियर रहेगा कि अल्फा क्या है, गामा क्या है और बीटा क्या है। ठीक है, अल्फा विविधता, इसमें क्या है पहले देख लेते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की, किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या, ध्यान रखना, प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में जो प्रजातियों की कुल संख्या होती है उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। मतलब जो प्रजातियों की कुल संख्या है वो अल्फा विविधता है। ठीक है, एकदम छोटे शॉर्ट टर्म में याद रखिए, कुल संख्या और अल्फा विविधता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है इससे पता चल जाता है। ठीक है, प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, या नहीं बढ़ रही है, इससे देखा जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, मान लीजिए एक कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में या एक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक समुदाय की या एक प्रजाति की कुल संख्या, एक समुदाय में, ठीक है, एक प्रजाति की कुल संख्या, ठीक है, प्रजातियों की आनुवांशिकी के आधार पर पाई जाने वाली समरूपता, ठीक है, का भी आकलन इसमें किया जाता है। क्या होती है अल्फा विविधता? किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर प्रजाति की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। तीसरी चीज़ क्या देखी जाती है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक प्रजाति की कुल संख्या, प्रजातियों की आनुवंशिक के आधार पर पाई जाने वाली समरूपता। समरूपता क्या है? अगर कोई प्रजाति एक दूसरे से ज़्यादा भिन्न नहीं है, ठीक है,
जैसे मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न है, वैसे भिन्नता नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर पक्षियों को आपने देखा होगा, कौवा देख लीजिए, वो आपको एक ही जैसा दिखेगा, आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि एक वाला दो वाला क्या। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम समरूपता में रखते हैं, ठीक है। तो उसमें आनुवांशिकी के आधार पर पाई जाने वाली जो समरूपता होती है उसका आकलन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, अल्फा विविधता के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, संख्या, प्रजाति बढ़ रही है या घट रही है, इन चीज़ों को देखते हैं, और एक प्रजाति की कुल संख्या को तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही में प्रजाति में आनुवांशिक के आधार पर पाई जाने वाली जो समरूपता होती है उसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, अल्फा विविधता के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अल्फा विविधता आपको समझ में आ गई क्या होती है। इससे रिलेटेड मेन चीज आप याद रखिए, संख्या और समरूपता, दो चीजों का देखा जाता है, ठीक है। आनुवांशिक के आधार पर समरूपता और प्रजातियों की संख्या, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। अल्फा विविधता आपको समझ में आ गई। ऑप्शंस में आप दो ही चीजें ढूंढिएगा कि संख्या और समरूपता को तो नहीं दिखा रहा है, अगर इन चीजों को दिख रहा है तो किस में जाएगा, अल्फा विविधता में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। बीटा, बीटा क्या होती है, लिखिएगा, यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में ठीक है प्रजातियों के आवागमन की दर, ठीक है, अर्थात भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश तथा निकास की दर को दर्शाती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यह कोई भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें जो भी प्रजातियां आई और जो भी यहां से निष्कासित हुई, उनको जो देखने का काम करता है वह क्या करता है, किसके द्वारा किया जाता है, बीटा के द्वारा किया जाता है। अल्फा में हम क्या देखते थे, प्रजातियों की संख्या को देखते थे, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में कितनी जातियां आई और कितनी गई, मतलब ये प्रजातियों के आवागमन पर पूरी तरीके से उसको देखता है, उसको निरूपित करता है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिखिए कि यह जो है उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को प्रकट करता है, ठीक है। को प्रकट करता है या निरूपित करता है, जो भी है, ठीक है। यह उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को प्रकट करता है। पहला हमने क्या देखा कि आवागमन को देखता है, कितने अंदर आए और कितने बाहर गए, आवागमन की दर को निरूपित करता है। दूसरा, प्रजातियों की जो संरचनात्मक विविधता होती है उसे प्रकट करता है। हमने अल्फा में क्या देखा था, वहां प्रजातियों की संख्या देखी जाती थी कि कोई भी पर्टिकुलर जाति है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। दूसरा क्या देखा जाता था, वहां पर जो आनुवांशिकी समरूपता थी उसका आकलन किया जाता था। यहाँ पर किसका किया जाता है, जो संरचनात्मक विविधता होती है उसको प्रकट किया जाता है। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, अल्फा और बीटा। आगे हम देखते हैं गामा को, आप लोग लिख लीजिए इसे। ठीक है, आगे हम देखेंगे गामा को। गामा विविधता, किसी क्षेत्र
विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के अंतः संबंधों को निरूपित करने का कार्य कौन करता है? निरूपित करने का कार्यकर्ता कौन है? गामा विविधता। मतलब किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनका अंतः संबंध या उनके अंतः संबंध जो उनके आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप है, चाहे वो खाद्य को लेकर हो, चाहे एक दूसरे पे निर्भरता को लेकर हो, उनको निरूपित करने का कार्य कौन करती है? गामा विविधता करती है। बीटा में हमने अल्फा में हमने क्या देखा था? प्रजातियों की संख्या को निरूपित करती थी। बीटा में हमने अल्फा में हमने देखा संख्या, बीटा में हमने देखा आवागमन की दर को, और गामा में हम क्या देख रहे हैं कि जो विविध प्रजातियां होती हैं उनके बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं, इन चीजों को जो निरूपित करने का कार्य करती है वो कौन करती है? गामा विविधता करती है। ठीक है, गामा विविधता पर लिखिए एक चीज और लिखिए कि यह जो है भौगोलिक कार्यों पर, भौगोलिक जो कारक होते हैं यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर होती है। ठीक है, निर्भर होती है। और इससे हमें पता क्या चलता है? तो इससे हमें आवास, ठीक है, आवास की विषमता का पता चलता है। तो गामा विविधता क्या होती है? जो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं उनके अंतः संबंधों को दिखाती है, उनके अंतः संबंधों को निरूपित करने का कार्य कौन करती है? गामा विविधता। यह भौगोलिक कार्यों पर निर्भर होती है। ठीक है, और यह आवास की विषम, इससे हमें क्या होता है? आवास की विषमता का पता चलता है। तीन चीज हो गए। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? अल्फा विविधता देख ली, गामा बीटा देख ली और गामा देख ली। ठीक है, तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे क्या हमारे भारत में जैव विविधता के स्थल कौन कौन से हैं, उनको हम अच्छे से देखेंगे। अभी आप लोग ये देख लीजिए एक बार, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी। उसमें जो हमारा इससे पहला वाला लेक्चर गया, सेकेंड नंबर का लेक्चर, उसमें क्या हुआ है, मैं वहां पे अत्यधिक क्षेत्र बता रही थी आपको। ठीक है, तो मैंने जो अमेरिका डिस्कस किया था, मैंने वहां पे क्या बोल दिया था? उत्तरी अमेरिका, जबकि मैंने मैप भी वहां पे दक्षिणी अमेरिका को ही बताया था। ब्राजील एक देश है, वो दक्षिणी अमेरिका का देश है, उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका का नहीं, एक्चुअली फ्लो में निकल गया था। ठीक है, कोशिश करूंगी कि दोबारा ऐसी चीजें नहीं हो, तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। वहां पे मैंने मैप भी बनाया था पूरा यही दक्षिणी अमेरिका का, और साथ में मैंने निकाला भी था, लेकिन फ्लो में निकल गया था। ठीक है, आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।